Namaskar. Welcome to Life Express. Today, the world is looking at India and India is looking at the world with its age-old conviction of Vasudhaiv Kutumbakam, meaning the whole world is our family. वैसे देखा जाए तो हमें वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का नारा लगाते लगाते बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है और भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ इनवाइटिंग फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने आज तक किसी पे भी ना ही कोई आक्रमण किया और ना ही कभी राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व और संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन संस्कृति एवं फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज हाहाकार मचा हुआ है। कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस है तो कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस, कहीं एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है तो कहीं फूड क्राइसिस, कहीं वाटर क्राइसिस है तो कहीं सेंसिटिविटी क्राइसिस। और इन सभी क्राइसिस या संकटों के बीच आज दुनिया एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है ताकि वे शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस आज दुनिया के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है। बट इंडिया हैज़ अ suitable model of living and holistic well-being aimed at creating a better world of peace and harmony. और उस मॉडल को ही आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीवन की सभी समस्याओं का पर्याप्त निदान बताया गया है। और मेरे इस कार्यक्रम लाइफ एक्सप्रेस का उद्देश्य भी आप सभी को इंडियन नॉलेज सिस्टम से रूबरू कराना है जीवन के विभिन्न पहलुओं पर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम एक बार फिर मिलेंगे समाज के एक ऐसे कर्मयोगी से जिन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए कई सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन हम और आप उससे बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूँगा कि अपने विशिष्ट अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कोई परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मैं अपने अतिथि के परिचय हेतु उनके जीवन से जुड़े कुछ स्ट्राइकिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगा। Our distinguished guest was born in Fatehpur, district of उत्तर प्रदेश। अपनी विलक्षण प्रतिभा और कटिबद्धता के दम पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। He did his MSc and PhD in Environmental Science from University of Allahabad, and he joined Indian Police Service in 1989, taking charge of Haryana cadre. कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित, जैसे मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिंदी मिलेनियम अवार्ड, ह्यूमन राइट्स मिलेनियम अवार्ड, इंडिया 2000 ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन अवार्ड, देन गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार आदि। जी हाँ, मैं विशेष रूप से
एक बात पे बल देना चाहूँगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि इस साल जून 2024 तक हरियाणा के डीजीपी पुलिस हाउसिंग पद पर भी आसीन रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली हमारे परम आदरणीय डॉक्टर आर.सी. मिश्रा जी का। नमस्कार सर, आज हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आप हमारे लाइफ एक्सप्रेस चैनल से जुड़े, और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपनी समस्त टीम और अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापन करूँ। धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं आपका सादर आभार भी व्यक्त करता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल अपनी बुलंदियों तक छुए और जनता को सटीक, सही और उनके जीवन से छूती हुई जितनी भी समस्याएं हैं और उनका निदान है, उन सब के बारे में ही उजागर करता रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का कारण बनेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। सर, ऐसा है कि समाज सेवा हमेशा से एक बहुत ही एक सौभाग्य का काम समझा जाता है, और आपके केस में कुछ ऐसा हुआ कि समाज सेवा आपको औपचारिक रूप से भारत सरकार ने आपको ये अवसर प्रदान किया। तो हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने इतने लंबे समय तक जो समाज का अवलोकन किया, क्या है समाज आपके लिए? कैसे आप एक आदर्श समाज को परिभाषित करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि समाज का मतलब क्या है। यदि हम शाब्दिक अर्थों में जाएं तो समाज दो शब्दों का मेल है, सम धन आज। सम मीन्स बराबर, आज मीन्स प्रेजेंट टाइम में। यदि आज के समय में हम सब बराबरी के दर्जे पे रह रहे हैं तो हम समाज हैं। बहुत अच्छा। और यदि हम बराबरी में नहीं हैं, ऊंचा नीचा है, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, तो वो समाज नहीं, वो असमाज हो जाता है। तो समाज की जो परिभाषा है वो यही है कि हम सब लोग बराबरी के दर्जे में जिए, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटें। समानता का इसको मैं दूसरे तरीके से भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग विज्ञान के युग में जी रहे हैं। विज्ञान क्या कहता है? You all belong to animal kingdom, you all are animal। विज्ञान सबको एनिमल कहता है, लेकिन जब हम सोशलॉजी में डिफाइन करते हैं, समाज शास्त्र में, तो समाज शास्त्र में एरिस्टोटल क्या कहता है? क्योंकि वैज्ञानिक परिभाषा तो हमारी है कि वी ऑल बिलोंग टू एनिमल किंगडम, वी ऑल आर एनिमल, लेकिन सोशलॉजी में एरिस्टोटल मैन के बारे में क्या कहता है? एरिस्टोटल कहता है मैन इज ए सोशल एनिमल। एनिमल शब्द यहाँ भी जुड़ा हुआ है क्योंकि वो हमारी बायोलॉजिकल ओरिजिन है, लेकिन मैन के लिए उससे जोड़ा है सोशल। यदि वो सोशल है, सामाजिक है, तो मैन कहलाएगा। सोशल शब्द काट दें तो क्या हो जाएगा? मैन इज एनिमल। तो हमारी सबसे बड़ी पहचान है सोशल, सामाजिक। मनुष्य ही इस दुनिया में एक ऐसा जागरूक प्राणी है जो कि सोशल होकर के अपने समाज के साथ जुड़ता है और सबकी जो है भलाई के लिए, सबके सुख दुख में, सबकी जो है अमीरी गरीबी में एक दूसरे का साथ देता है, और तभी समाज आगे बढ़ता है। यदि इसको मैं तुलसीदास की रामायण से भी दूं तो वहाँ भी एक चौपाई है। तुलसीदास में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं कछु अधमाई। जो दूसरे का हित कर दे, जो दूसरे का हित कर दे, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, और जो दूसरे की पीड़ा हर ले, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं। तो जीवन दो ही चीजों से चलता है, धर्म और कर्म, और ये दोनों काम जो है मानव करता है, मैन करता है। इसलिए मैन को हम सामाजिक कहते हैं। बहुत अच्छा जी। जैसा हमें ज्ञात है कि आप पुलिस विभाग में डीजीपी जैसे सर्वोच्च पद पे रहे, और हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि इतने सारे नियम कानून के बावजूद क्यों नहीं हम एक आदर्श समाज का निर्माण कर पा रहे हैं? कहाँ गैप रह गया है? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि पुलिस और पब्लिक, ये दोनों के बीच में एक
कहीं ना कहीं गैप है। जैसे हमारे दिमाग में पुलिस शब्द आता है तो थोड़ा मन सहम जाता है लोगों का कि नहीं, पुलिस तक हम ना जाएं, मतलब वी कैन बी इन ट्रबल, इस तरह की भावना रहती है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि इस तरह के गैप को फिल करने के लिए आप क्या क्या मतलब प्रयास किए, ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ मेरा यहाँ पे दूसरा इसी से रिलेटेड प्रश्न ये है कि पुलिस विभाग या न्याय व्यवस्था, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वे अपराध को ख़त्म करें, ना कि अपराधियों को। तो अपराधियों को जहाँ पे ख़त्म करने की बात आ जाती है तो हमें लगता है कि वो सुधार की जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत ही हार्श स्टेप लिए जाते हैं, मतलब अपराधियों को एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन इससे व्यक्ति परिवर्तन का तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाता है। तो इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें सर। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, पुलिस और पब्लिक दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक हैं, दोनों ही समाज के अभिन्न अंग हैं, और पुलिस की ओरिजिन समाज से है। जी, पुलिस कहीं बाहर से नहीं आई, इसी समाज से निकली है। इस समाज के ही लोगों के बेटे बेटी भाई बहन ही कोई ना कोई पुलिस में है। और जब वो वर्दी पहन लेता तो पुलिस वाला हो जाता है, जब वो वर्दी उतार के घर चला जाता है उनका बेटा भाई हो जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। पुलिस में बहुत ही अच्छे लोग हैं, पुलिस में जो है दूसरे तरह की भी कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। हम पुलिस में अच्छे लोग भेजें। इसलिए कहते हैं कि आटा की चक्की में जैसा गेहूं डालोगे आटा वैसे ही आएगा। अच्छा आटा गेहूं डालोगे तो आपको अच्छा आटा मिलेगा, और सड़ा गला डालोगे तो बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सड़ा गला। बिल्कुल। तो फैक्ट क्या है कि पुलिस है तो समाज के लिए बनी है, समाज की सुरक्षा के लिए बनी है, अपराधियों के खात्मा के लिए बनी है, समाज में एक आदर्श जो है माहौल बनाने के लिए। लेकिन समस्या जो पुलिस में हमारा भर्ती होती है, जो पुलिस में लोग आते हैं वो कौन आते हैं? आपको मालूम है कि आपके घर में यदि 4 बेटे हैं तो सबसे अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो जनरली पेरेंट्स क्या कहते हैं, इसको डॉक्टर बना दो, इसको इंजीनियर बना दो। बिल्कुल। थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो कहेंगे इसको एक्साइज इंस्पेक्टर बना दो, इसको मास्टर बना दो, इसको कुछ बना दो। जो पढ़ने लिखने में एकदम निकम्मा होगा कहेंगे इसको पुलिस में भर्ती करा दो। तो पुलिस में जो आपने भर्ती कराया है क्या प्रोडक्ट दिया है, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ से आपको क्या रिजल्ट आएगा। तो मेरा तो कभी भी सोशल उसमें जाता हूँ, मैं पंचों सरपंचों के सम्मेलन में जाता हूँ, पब्लिक में कहीं जाता हूँ, उनसे यही कहता हूँ कि आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि पुलिस में आपका सबसे अच्छा होनहार आदर्श बच्चा जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, उसको आप पुलिस में भर्ती कराओ। राइट। यदि वो पुलिस में भर्ती होगा तो वो पुलिस में सुधार लाएगा, उसका व्यवहार समाज के साथ अच्छा होगा, आपके भाई बहनों को न्याय देगा, लोगों के दुख दर्द बांटेगा। तो पुलिस की जो एक निगेटिव इमेज बनी है वो पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट होगी। पुलिस जो है सहायता के लिए है, पुलिस जो है सेवा के लिए है, और पुलिस जो है बैड एलिमेंट्स को जो है सही रास्ते पे लाने के लिए। राइट राइट। तो पुलिस का काम समाज में जो भी निगेटिव तत्व हैं उनको एक सामाजिक धारा से जोड़ना, उनके अंदर जो है करेक्शनल मेजर्स लाना, और जो है बहुत ज़्यादा क्रिमिनल है तो जो लीगल हमारे पास प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में, आईपीसी में, उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन कभी भी मैं अपनी लाइफ में एक ही चीज़ कहता हूँ कि कभी भी पनिशमेंट जो है सलूशन नहीं है। सलूशन एक ही चीज़ है कि हम उसमें करेक्शंस लाएं, उसमें सुधार लाएं। यदि कोई गलती होती है तो हम उसको सही तरीके से समझा करके उसके जो है चरित्र निर्माण में हेल्प करें। बिल्कुल। उसकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। यदि वो व्यक्ति इम्प्रूव कर लेगा,
उसमें ये अपराध बोध की भावना डेवलप करें कि कहाँ पे उसकी गलती हुई, उसमें ये एनालिसिस पावर आनी चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर ये एनालिसिस पावर आ जाती है कि मैंने ये गलत काम किया है, ये सही किया है, तो वो फिर एनालिसिस करके गलत काम करना छोड़ देता है और धीरे धीरे सही रास्ते पे चल जाता है और फिर वो एक अच्छा नागरिक बनता है और एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में लोगों में अभी वो जागरूकता नहीं है कि उसमें को ये पता रहे कि मेरा कौन सा कर्म सही है, कौन सा बुरा है। यदि वो जागरूकता हम डेवलप करें तो इस सब के लिए सबसे बड़ा जो हमारा रोल होता है वो शिक्षा का। हमारे यहाँ सामाजिक शिक्षा कहाँ पढ़ाई जाती है? यदि हर बच्चे को बेसिक लेवल पे 10th तक सामाजिक शिक्षा कंपलसरी की जाए कि समाज के नियम क्या हैं, समाज कैसे चलता है, समाज को कैसे जोड़ते हैं, तो हमारा जो समाज में जो लोग हैं उनके क्या क्या कर्म हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं और क्या क्या इस समाज का ही नहीं, समाज के साथ इस प्रकृति के साथ उसके क्या जो है कर्तव्य हैं, कैसे इसको हम संजो करके रखेंगे, कैसे जो है प्रकृति का संतुलन रखेंगे, कैसे समाज का संतुलन रखेंगे। यदि ये चीज़ें हम उनको बता दें तो मैं समझता हूँ हमारा समाज आदर्श हो सकता है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है, सबको मौलिक अधिकार दे दिया, हर आदमी को मालूम है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, वो कोई नहीं बोलता। तो एक तराजू में जब तक दोनों पलड़ों में बराबर का हम वेट नहीं रखेंगे तब तक वो तराजू बैलेंस नहीं रहेगा। तो समाज को बैलेंस रखना है तो हमारे कर्तव्य के साथ साथ हमारे अधिकार और दोनों में जब जो है सामंजस्य होगा तो समाज जो है हमारा आदर्श होगा, समाज में बराबरी का दर्जा होगा, समाज में खुशहाली होगी। और जहाँ पे कमी है सरकारें क्यों बनती हैं? ये गवर्नमेंट के जो जितने डिपार्टमेंट्स क्यों हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है, पुलिस डिपार्टमेंट है, लीगल है, बाकी बहुत से हैं, वो किस लिए बनाए गए? वो इसलिए बनाए गए हैं कि हम लोगों की हर तरह से हेल्प करें। सोशल वेलफेयर के बहुत से डिपार्टमेंट में हैं, वो लोगों की हेल्प करते हैं, पढ़ाई में उनकी बाकी जो है सेवाओं में जो है सरकार हेल्प करती है। सरकार का भी उद्देश्य यही होता है, एक खुशहाल समाज का निर्माण करना। तो हम सब लोग मिल करके यदि अपने कर्तव्यों को समझें और उन कर्तव्यों के आधार पे एक दूसरे के साथ सहयोग करें, एक दूसरे की सेवा करें, तो एक अच्छा समाज, एक खुशहाल समाज बना सकते हैं जिसमें कि हम सबको एक दूसरे के साथ बैठकर भाईचारा निभाने की और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की और एक अच्छे आदर्श समाज बनाने की ज़रूरत जो है नहीं होगी। हम अपने आप ही उसको कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि वो आकर के हमारी सहायता करे, हम खुद कर सकते हैं। लेकिन ये जो है हमारे मन के अंदर ये चीज़ जागृत होनी चाहिए, मतलब सबके अंदर अपना एक कर्तव्य बोध हो। कर्तव्य बोध, बिल्कुल, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और वो जागरूक करने के लिए हमको शिक्षा पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, खासकर वैल्यू एजुकेशन, मोरल, जिसको हम कहते हैं मोरल एजुकेशन। राइट। मोरल एजुकेशन जब तक नहीं होगी, एथिकल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो एक नैतिक शिक्षा पे किताब होती थी, वो बेसिकली सप्लीमेंट्री में होता था, मेन शिक्षा में नहीं था, लेकिन वो पढ़ाते थे। आजकल वो नैतिक एजुकेशन की किताब ही खत्म हो गई, मोरल एजुकेशन समाप्त हो गई। आपकी जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन थी, सोशल एजुकेशन, सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब शिक्षा का केवल एक ही बचा है कि आप 2 चैप्टर पढ़ो, एग्ज़ाम दो और उसके बाद अगला सेमेस्टर आएगा। जीविकोपार्जन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हाउ टू लिव उसके ऊपर उससे नहीं। जब तक कि आप जो है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सभी चीज़ों को सर्वांगीण विकास के लिए नहीं इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल, द सम टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पूरी जो है आपकी पर्सनालिटी का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, बिल्कुल, तभी एक आदर्श नागरिक बनेंगे, तभी एक आदर्श। वैसे वर्तमान शिक्षा नीति को देखा जाए तो इसने मतलब काफ़ी समग्र विकास को लेकर के काफ़ी काम मतलब इस पे देखिए, अभी जो सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, 2021 में, बिल्कुल, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। जी। और यदि वो इंटीग्रेशन हुआ तो वो शिक्षा जो है आपके लिए शिक्षा ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भारतीय अध्यात्म में क्या कहते हैं, शास्त्र और शस्त्र,
दोनों की शिक्षा साथ दी जाती थी। जी जी जी। तो अब क्या हुआ है कि हमको केवल एक सब्जेक्ट केवल पढ़ना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। पहले क्या होता था, हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होता था, उसके बाद किसी एक विषय पे आपका, जिसको कहते हैं पीएचडी, क्या कराते हैं, इसलिए कराते हैं एक सब्जेक्ट में आपकी महारत हासिल हो, स्पेशलाइजेशन हो। तो अब जो है धीरे धीरे हम अपनी वही शिक्षा पद्धति पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारा सर्वांगीण विकास हो। और मैं समझता हूँ वो शिक्षा आ जाएगी तो हमारा भारतीय समाज फिर उसी तरह खुशहाल रहेगा जैसा कि पहले होता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर, आपने खासकर जितने भी सराहनीय कार्य किए हैं, मैं कह सकता हूं कि आप अभी भी और हमेशा के लिए पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में देखे जाएंगे। तो उसी नाते मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द कहें ताकि हम इस समाज में शांति और उन्नति की मतलब राह प्रशस्त हो सके। और क्योंकि आज एक ही चीज़ की कमी जो मुझे लग रहा है कि खल रही है, वो कमी है कि हाउ टू मेक अ बेटर ह्यूमन। क्योंकि ह्यूमनाइजेशन जो है, या मैं कहूँ उसको मानवीकरण, तो वो प्रोसेस कहीं ना कहीं लग रहा है कि रुक गई है या डिग्रेड होते जा रही है। बिल्कुल सही। तो मैं ये चाहता हूं कि आप 2 शब्द हमें ये बताएं, खासकर हमारे दर्शकों के लिए, कि हम कैसे एक बेहतर समाज, एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर कल के सपने को हम साकार कर सके। जी सर। मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, समाज में हम सब का उद्देश्य एक ही है कि हम सब मिलकर के एक खुशहाल समाज के लिए काम करें, और सभी उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। समस्या कहाँ पे आई है कि पिछले, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तब से जो है भौतिकवाद ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो गया। और उस भौतिकवाद के हावी होने के कारण क्या हुआ है, हम भौतिक चीज़ों में ज़्यादा उलझ गए। हमारे को जितनी आवश्यकताएं हैं उससे कई गुना चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है। हमारे को जो है एक मकान की आवश्यकता है, हम कई मकान रख रहे हैं। एक गाड़ी की आवश्यकता है, कई गाड़ियां रख रहे हैं। हमारे को थोड़े से पैसे खाने पीने रहने के लिए चाहिए, हम बहुत पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो अंधी रेस चालू हुई फिजिकल वर्ल्ड की, उस फिजिकल वर्ल्ड की अंधी रेस में हम क्या हुआ, अपना आदर्श खो चुके। जो हमारा भारतीय कैरेक्टर है, आदर्श चरित्र का, जिसको हम स्पिरिचुअल जो है वो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल वर्ड से दूर हो गए। और उससे दूर होने से क्या हुआ कि हमारी एनालिसिस पावर समाप्त हो गई। बिल्कुल। और उस एनालिसिस पावर समाप्त होने से क्या हुआ कि हम जो है आदर्शवाद को छोड़ करके सिर्फ मनी माइंडेड होते गए, सिर्फ पैसे के पीछे भागना चालू कर दिए। और पैसा किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। पैसा जो है एक ज़रूरत है, लेकिन पैसा हमारी जो है बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। जितनी हमारी जरूरत है उतना हमारे पास है। हर व्यक्ति उसको खुदा ने 2 हाथ पैर दिए हैं, कमा लेता है, खा लेता है, एंजॉय करता है। इसको मैं दूसरे तरीके से जो है कहना चाहूँगा, महात्मा गांधी ने एक जो है कोटेशन दिया था कि अर्थ कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ ए मैन बट कैन नॉट सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ ए मैन। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो पृथ्वी हमारे को बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन हमारी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। समाज में हमारे साथ यही है कि हमको अपने जितनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना है, और वो भी एक सही संसाधनों के द्वारा, सही रास्ते के द्वारा। यदि उस तरीके से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, हमारी अंतरात्मा भी खुश रहेगी, और हम अपने समाज के साथ अच्छा सामंजस्य बना करके समाज को भी खुशहाल रख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी अपने जो है दर्शकों को कि हमको ये समझने की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत क्या है, आवश्यकताएं क्या हैं, और उनको कैसे हम सही तरीके से उसकी पूर्ति कर सकते हैं, कैसे हम अपने साथ जो समाज के लोग हैं उनको जोड़ सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ परस्पर हम सहयोग कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ दे सकते हैं,
और कैसे एक अच्छे आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि इस सब में हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ करके एक सामाजिक सेवा के भाव में आ जाएं, एक अच्छे समाज का, एक खुशहाल समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो हम सब मिल करके, सहयोग करके यदि हम समाज को चलाएंगे तो मनुष्य जो है सर्वोपरि है और हमेशा सर्वोपरि रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे मिल करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके हर शब्द हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी मतलब प्रेरणादायी साबित होंगे। और आपने जो भी अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, सराहनीय कार्य किए हैं, उसका अगर हम अध्ययन करें तो हमें लगता है कि आप बहुत कुछ मतलब कोई अगर आपको हम सम्मान भी अगर उसके लिए दे तो बहुत छोटी चीज़ होगी, लेकिन हमारी लाइफ एक्सप्रेस टीम ने आपके लिए एक सम्मान घोषित किया है, और वो है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। तो उससे मैं चाहूँगा कि आपको अभी मैं सम्मानित करूँ और आप सहर्ष बहुत स्वीकार बहुत करें। धन्यवाद जी सर, थैंक यू। आपकी जो है टीम को, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और मैं यही चाहूँगा कि हम अपने इस मिशन को लगातार आगे बढ़ाते रहें। जी सर, आपका आशीर्वाद लोगों को जोड़ते रहें। जैसे एक चेन को बनाने में कड़ियाँ जुड़ती हैं, जी, जब बहुत सी कड़ियाँ जुड़ती हैं तो चेन बनती है, राइट, और कड़ियाँ टूटती हैं सब कुछ बिखर जाता है। बिल्कुल। तो समाज भी एक चेन में जुड़ेगा, कड़ियों के साथ जुड़ेगा आपस में, एक अच्छा आदर्श समाज हम बना सकते हैं। बहुत अच्छा। तो आपके इस जो आप कार्य कर रहे हैं, इसमें आगे बढ़ने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगातार मेरा आपके साथ सहयोग रहेगा। मेरे लायक कोई भी कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई ज़रूरत है, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। LXP Icon of India Award is proudly presented to Dr. R.C. Mishra for his exceptional contributions to Indian society in general and Indian Police Service in particular on 16th October 2024. नमस्कार दोस्तों, आज के आईकेएस सेगमेंट में सबसे पहले हम हिंदी अल्फ़ाबेट के अंतर्गत हिंदी के चौथे अक्षर दीर्घ ई से एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे, और वो वैल्यू है ई से ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसा ह्यूमन वैल्यू है जो हर परिस्थिति में आपको सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और देखा जाए तो आज ईमानदारी का पालन करना लोगों के लिए एक कठिन चुनौती हो गई है, जिसके चलते समाज एक आदर्श दिशा में नहीं जा रही है। ईमानदारी सिर्फ चोरी नहीं करना या झूठ नहीं बोलना तक सीमित नहीं है, यह आपके ओवरऑल राइचियसनेस की बातें करती है। ईमानदारी से एक कर्तव्य निष्ठा का भाव उत्पन्न होता है, चाहे वो कर्तव्य आपका परिवार के लिए हो या समाज के लिए हो या राष्ट्र के लिए हो या पूरे विश्व के लिए हो या पूरी मानवता के लिए हो। आप अपने हर कर्तव्य में कर्तव्य निष्ठ रहें, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, बिना किसी लालच के। यही है आपकी ईमानदारी। आगे आईकेएस में हम एक भारतीय ज्ञान परंपरा की एक मान्यता का वैज्ञानिक पहलू या साइंटिफिक रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे हमेशा की तरह। और आज का हमारा विषय है ओम के उच्चारण के वैज्ञानिक महत्व। देखा जाए तो ओम एक एकाक्षर मंत्र है, पर इसमें 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म। अ से अपति यानी यह जागृत अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, उ से उत्कर्ष यानी यह रचनात्मक अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, और म से मिति यानी यह ध्यान की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।
अकॉर्डिंग टू ग्रेट ऑथर केवी सिंह, ओम मानव धर्म की आत्मा है। यह एकाकी शब्द उस अनादि ध्वनि की प्रतिध्वनि है जो सृष्टि के निर्माण के समय प्रतिध्वनित हुई थी। इस कारण इसे शब्द ब्रह्म भी कहा गया है। ब्रह्मांड के निर्माण के समय जो ध्वनि गुंजित हुई थी, ओम की ध्वनि उस गूंज के निकटतम है। जब कोई व्यक्ति एकाग्र मन से इस शब्द का सतत उच्चारण करता है तो इसकी प्रतिध्वनि की गूंज का स्पंदन उस मनुष्य के शरीर के चारों ओर एक वर्तुल घेरा बना देता है, जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति पर अनुकूल आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए वैदिक मंत्रों का पहला अक्षर या शब्द ओम से प्रारंभ होता है। इस शब्द के उच्चारण से लयबद्ध तरंगे निकलती हैं, जिनमें सूजन शक्ति होती है और ये मनुष्य को रचनात्मक बनाती हैं। ओम के उच्चारण से वक्षीय पिंजड़े की सभी हड्डियां कंपन करती हैं। यह कंपन फेफड़ों के कंपन और अंततः एल्वियोली की नाजुक झिल्लियों तक पहुंचता है। ओम के उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान में लोग इसका उच्चारण आज कर रहे हैं। ओम के पीछे शाब्दिक शक्ति यानी अकुस्टिक का विज्ञान है। वैज्ञानिक भी अब इस बात की पुष्टि करते हैं कि संसार की सृष्टि के समय एक भीषण ध्वनि पैदा हुई थी, जिसे वे अपनी आधुनिक भाषा में बिग बैंग के नाम से जानते हैं। भारत के मनुष्यों ने इस अनादि शब्द की प्रतिध्वनि हजारों वर्षों पूर्व अपनी गूढ़ ध्यानावस्था में सुनी थी, जिसे उन्होंने बाद में समाज के लोगों के कल्याणार्थ मंत्र के रूप में दे दिया। तो ये था आज के हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर एक मान्यता का हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। तो आज हमने देखा कि ओम का जो उच्चारण होता है उसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है, क्या क्या सब है, उसके ऊपर हमने आज प्रकाश डाला। Well, coming to our language class today, we shall learn word stress rule number 3. And today's rule is very simple, in which you need not count any syllable from the beginning or from the end. Rather, this rule says that you should put stress on the first syllable of a word if it ends with suffixes like ate and able. तो ये रूल कहता है कि यदि कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर ate या able सफिक्सेस से एंड होता है तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला सिलेबल जो है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, जो कि यहाँ पे ब्लू में हाईलाइटेड है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, हमें उन सिलेबल्स को हाई स्ट्रेस पे बोलना है, जोर से बोलना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वर्ड जो कि लेफ्ट साइड में आपको दिए हुए हैं, ये एंड हो रहे हैं ate सफिक्सेस से, और यहाँ पे जो भी वर्ड्स हैं वो able से एंड हो रहे हैं। लेकिन दोनों स्थिति में हमें करना क्या है कि जो फर्स्ट सिलेबल है हमें उस पे स्ट्रेस देना है। तो हम थोड़ा ड्रिल करते हैं, इसे हम कैसे उच्चारण करेंगे। कॉम्प्लिकेट, कल्टिवेट, educate, fortunate, indicate, separate, knowledgeable, manageable, doable, lovable, breakable, watchable. So this was a very simple rule, and in the next episode we shall learn word stress rule 4. So that's all for now. Thank you for your patient learning. तो आज के सत्र की समाप्ति मैं इस आह्वान के साथ करना चाहूँगा कि ह्यूमन वैल्यूज़ enshrined in our Indian knowledge system have immense potential of humanizing a human into a better species of human. But then one should bear in mind that inculcating human values for a better world will require
a shared vision followed by a concrete and collective efforts. Only with collective efforts we can heal today's sick society. That's all for today. See you in the next episode with new perspectives. अपना और अपनों का ख्याल रखें. जय हिंद.